अब हमने 3 चीज़ें पढ़ी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग रेफर्स टू द कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट एक्टिविटी टू अ थर्ड पार्टी विच वर अर्लियर परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मान लो कि मुझे मेरी एक कंपनी है जिसके अंदर मैं क्या करती हूँ, अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको छोड़ने ले जाने का काम करती हूँ, ठीक है, मेरे खुद की ऑर्गेनाइजेशन से ही वो काम हो रहा है, पर मेरे को लगा कि उसका कॉस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पड़ रही है, मुझे अलग से एक जो है वो वैन चाहिए, या फिर मुझे एक अलग से गाड़ी रखनी पड़ रही है, उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो मैं क्या करती हूँ, उसका काम खुद से करने की बजाय मैं क्या करती हूँ, एक अपनी टूर एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी को उसका कॉन्ट्रैक्ट दे देती हूँ कि भाई तुम्हारे को मेरे एम्प्लॉयज़ को उठा के छोड़ के आना, क्योंकि उनके पास तो गाड़ियाँ हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आउटसोर्स कर दिया, कुछ एक्टिविटीज़ को आउटसोर्स कर देना, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटीज़ टू अ थर्ड पार्टी विच वर अर्लियर परफॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जो पहले हमारी ऑर्गेनाइजेशन ही करती थी, अब हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दिया, हमने किसी और लोगों को दे दिया कि वो इसको संभाल पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, मैनी कंपनीज हैव स्टार्टेड और आउटसोर्सिंग सिक्योरिटी सर्विसेज टू आउटसाइड एजेंसी ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। बोलता है मैनी कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज ने स्टार्ट किया आउटसोर्सिंग सिक्योरिटी सर्विस टू आउटसाइड एजेंसीज ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। बहुत सारी कंपनीज ने स्टार्ट किया आउटसोर्सिंग सिक्योरिटी। आउटसोर्सिंग सिक्योरिटी का मतलब कि अपनी सिक्योरिटीज जो भी अपने काम है उसको आउटसोर्स करना शुरू कर दिया। आउटसोर्स करने का मतलब कि भाई अब किसी और पार्टी को दे दिया, किसी और थर्ड पार्टी को काम दे दिया। आउटसोर्सिंग सिक्योरिटी सर्विस टू आउटसाइड एजेंसी ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई इतने 1 साल के लिए अब आपने हमारे एम्प्लॉयज़ को छोड़ना है और आपने एम्प्लॉयज़ को लेकर आना है। ये सिर्फ मैंने एक आपको एग्जांपल दिया एम्प्लॉयज़ को छोड़ने ले जाने वाला। ऐसे कोई भी काम हो सकता है जिसमें एक कंपनी जो है वो अपना काम आउटसोर्स कर दे कि भाई किसी और कंपनी को दे दिया, थर्ड पार्टी को दे दिया, सो दैट कि वो जो हमारा काम है वो हल्का हो जाए और वो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनको हम काम सौंप देते हैं। आउटसोर्सिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। वो कह रहा है कि आउटसोर्सिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आउटकम ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। कि आउटसोर्सिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस का सबसे मेन जो है वो चीज़ यही निकली ग्लोबलाइजेशन की, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से आउटसोर्सिंग जो है वो काम शुरू हुआ। इट हैज़ इंटेंसिफाइड in recent times because of the growth of fast modes of communication, particularly the growth of information technology। अभी जैसे तुम देखते हो कि हमारी दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो गया, यहाँ पर क्या है बहुत सारी आईटी कंपनीज़ हैं जो फॉरेन की ठीक है, तुमने देखा होगा बहुत सारी एमएनसी कंपनीज़ हैं। वो लोग क्या करती हैं, वो हमारे इंडिया के अंदर सेटअप करती हैं अपना बिजनेस, ठीक है। वो क्या करती है, सिर्फ आपने कॉल सेंटर पे काम लगवा दिया, ठीक है, कॉल सेंटर खोल दिया उन्होंने इंडिया के अंदर कि भाई इंडिया के अंदर चीप लेबर है। उनको पता है कि भाई यहाँ पे मैं एक बंदे को 15,000 रुपये देके काम करवा सकता हूँ, और वही काम अगर वो अपने खुद की कंट्री में कराएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे उनको, ठीक है। तो ये जो वो बहुत सारे लोग होंगे एमएनसीज में जो काम करते हैं वो उनके टाइम पे करते हैं। तुमने देखा होगा मतलब जो ये दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, ये वाली जो सिटीज़ हैं उसके अंदर क्या है, लोग जो हैं वो नाइट शिफ्ट्स लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो उनका काम किसके हिसाब से हो रहा है, फॉरेन कंट्रीज़ के हिसाब से, वो एमएनसीज के अंदर काम कर रहे हैं। तो इट हैज़ इंटेंसिफाइड इन रीसेंट टाइम्स। इस रीसेंट टाइम में ये देखा गया है कि ग्रोथ ऑफ फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, पर्टिकुलरली द ग्रोथ ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ग्रोथ जो है, ठीक है, या जो फास्ट कम्युनिकेशन का जो वो है टाइम जो एरा वो बहुत ज़्यादा निकलता जा रहा है इस टाइम पर। विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स, द टेक्स्ट, वॉइस एंड विजुअल डाटा in respect of these services is digitized and transmitted in real time over continents and nation boundaries। वो कहता है नेशनल बाउंड्रीज। वो कहता है कि हेल्प ऑफ जो ये टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स हैं, ये टेक्स्ट, वॉइस, विजुअल डाटा जो भी हम देख सकते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज सर्विसेज इज डिजिटाइज्ड एंड ट्रांसमिटेड इन रियल टाइम ओवर कॉन्टिनेंट्स एंड नेशनल बाउंड्रीज़। की भाई जो नेशनल बाउंड्रीज़ है इससे हम हर जगह से कनेक्टेड होना है। किसकी वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से। ये आपका जो इंटरनेट है, टेलीकम्युनिकेशन है, इनकी वजह से हम लोग जो है मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन की वजह से, टेक्स्ट की वजह से, वॉइस की वजह से, विजुअल डाटा, हम यहाँ से फेस टाइम कर सकते हैं फॉरेन कंट्री के अंदर कोई भी बंदे को, ठीक है, कोई वीडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो चैट्स कर सकते हैं, एक इतना जल्दी टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं। उसकी वजह से हमारी जो मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन की वजह से ही हम ये सब काम कर पा रहे हैं। इंडिया हैज़ बिकम अ फेवरेबल डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग फॉर मोस्ट ऑफ द एमएनसीज। कि वही मैंने तुम्हारे को बताया कि इंडिया जो है एक फेवरेबल डेस्टिनेशन है, एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है आउटसोर्स करने की फॉर मोस्ट ऑफ द एमएनसीज बिकॉज ऑफ लो वेज रेट। क्योंकि हमारे यहाँ पे वेज रेट बहुत कम है कि भाई लोगों को
लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, वो काम करने को तैयार है छोटे थोड़े से पैसे में भी, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर, और स्किल्ड मैन पावर भी मिलती है यहाँ पे, लो वेज रेट भी है। बिग फॉर एग्जाम्पल इंडियन बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग BPO कंपनीज आर ऑलरेडी गेनिंग प्रोमिनेंस एंड अर्निंग प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज, कि भाई बहुत सारी BPO कंपनीज हैं इंडिया के अंदर जो बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज जिनकी वजह से हम अर्न कर पा रहे हैं। सम ऑफ द सर्विसेज आउटसोर्स टू इंडिया इंक्लूड वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेसेस, कौन कौन सी BPO या कॉल सेंटर्स हैं बहुत सारे इंडिया के अंदर, रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटेंसी, बैंकिंग सर्विसेज, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, फिल्म एडिटिंग, बैंक ट्रांसक्रिप्शन और टेक्निकल एडवाइस। मतलब ये कुछ आपको सर्विसेज दे रखी हैं कि जो इंडिया के अंदर लोग जो है वो आउटसोर्स करते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है बेसिकली आपकी चीप लेबर और साथ में स्किल्ड मैन पावर आपको मिल जाती है। तो जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, अपना काम हमारी इंडिया या फिर और जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं यहाँ पे आउटसोर्स करने को तैयार हैं। ये कैसे हुआ, ये किस वजह से हुआ, ये आउटसोर्सिंग का कंसेप्ट आया कहाँ से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से आया। बिकॉज हमारी इकोनॉमी जो है वो इकट्ठी मिल गई, ठीक है, हमारे को ये पता चल गया कि कोई भी हमारी कंट्री के अंदर आके बिजनेस कर सकता है, तो उन्होंने सोचा कि भाई हम क्यों ना हम ऐसा काम आउटसोर्स कर दिया जाए जो हमारी कंट्री में जिससे पैसा बच सके, और यहाँ पे वो काम जो है वो आउटसोर्स कर दिया जाए सो दैट कि हमारे को कम पैसे में हमारा काम भी अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो बस यही इसी वजह से ग्लोबलाइजेशन की वजह से आउटसोर्सिंग जो है वो इन कंटेक्स्ट आया। एक बार इसमें से भी पढ़ लेते हैं। आउटसोर्सिंग क्या है? दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट आउटकम ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये भी यही बताया मैंने आपको पहले भी कि ये जो ग्लोबलाइजेशन का ही, ठीक है, आउटसोर्सिंग जो है वो ग्लोबलाइजेशन का आउटकम है। इट रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ हायरिंग बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड से हमने क्या करा है, इसमें अपनी सर्विसेज हायर करते हैं। दीज सर्विसेज इंक्लूड कॉल सेंटर्स, ट्रांसक्रिप्शन, क्लिनिकल एडवाइस, टीचिंग, कोचिंग एंड द लाइक। मतलब ये सब चीज़ें जो हैं हम कहीं बाहर से जो है वो हायर कर सकते हैं। इंडिया इज इमर्जिंग एज एन इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग, पर्टिकुलरली BPO बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसको हम कॉल सेंटर्स भी बोलते हैं। दिस इज बिकॉज दो इंपॉर्टेंट रीजन है, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर इन इंडिया कि लो वेजेस पे लोग काम करने को तैयार हैं, स्किल्ड वर्कर, एंड एवोल्यूशनरी ग्रोथ ऑफ IT सेक्टर इन इंडिया। और IT सेक्टर का भी ग्रोथ जो है इंडिया में हो रहा है, इस वजह से आउटसोर्सिंग जो है वो यहाँ पर इंडिया के अंदर ज़्यादा काम कर रही है। तो ठीक है, तो आउटसोर्सिंग जो ये इसमें आपकी TR जैन वाली बुक में ठीक दिया हुआ है, इसमें से भी पढ़ सकते हो, दोनों से पढ़ लो मेरे हिसाब से, तो पढ़ना तो दोनों से ही चाहिए। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट लिखा जाए आउटसोर्सिंग के लिए तो तुम अपने आप से जो सा आपको ईजी लगे वो लर्न कर लेना। ठीक है, तो वो यही बताया कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक आउटकम, ग्लोबलाइजेशन की वजह से आउटसोर्सिंग आया। आउटसोर्सिंग क्या है? बेसिकली बाहर के वर्ल्ड से आप क्या कर रहे हो, हायर कर रहे हो बिजनेस एक्टिविटीज़, कुछ दे रहे हो कि कोई और पर्सन काम कर ले जो पहले हम करते थे खुद से। ठीक है, इंडिया एक आउटसोर्सिंग का सोर्स बन रहा है, एक डेस्टिनेशन बन रहा है आउटसोर्सिंग का। ज़्यादातर BPO क्लिनिकल एडवाइसेस के लिए ये जो है वो काम होता है। तो BPO जो है वो इंडिया के अंदर आउटसोर्स किया जाता है बिकॉज इंडिया के अंदर चीप और स्किल्ड लेबर मिलती है, एंड IT कंपनीज जो हैं, IT इंडस्ट्री जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? WTO मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WTO बोलते हैं। प्रायर टू WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ GATT वॉज एस्टैब्लिश्ड एज ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वो बोलता है कि WTO से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसको हम बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसको हम GATT बोलते हैं, वॉज एस्टैब्लिश्ड एज ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो ट्रेड करने के लिए, ग्लोबली ट्रेड करने के लिए, पूरे देश में ट्रेड, पूरी सारी कंट्रीज़ में जो भी वर्ल्ड में ट्रेड करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी उसको बोलते थे GATT। इन 1948 विद 23 कंट्रीज, 23 कंट्रीज़ के अंदर जो भी ट्रेड होता था वो कौन देखता था? GATT। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ। GATT was set up to administer all multilateral trade। मल्टीलेटरल मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ में जो ट्रेड होता है उनको ट्रेड को देखने के लिए, ट्रेड एग्रीमेंट्स को देखने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए, एडमिनिस्टर मतलब चेक करने के लिए कि भाई ट्रेड सही से हो रहा है कि नहीं, GATT एस्टैब्लिश किया गया था बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल द कंट्रीज इन द इंटरनेशनल मार्केट। कि इंटरनेशनल मार्केट में हर एक कंट्री के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों कि हर जो भी कंट्रीज़ हैं वो अच्छे से अपनी ट्रेड खुद से कर सकें, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके पास। WTO वॉज फाउंडेड इन 1995 और उसके बाद WTO जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया 1995 में एज द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन टू GATT। मतलब GATT की जगह अब क्या आ गया 1995 में?
1995 में आ गया आपका WTO, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. The WTO agreements covers trade in goods as well as services to facilitate international trade. अब WTO agreements जो हैं वो सिर्फ गुड्स ही नहीं सर्विसेज को भी इंक्लूड करते थे कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होगा उसमें सर्विसेज और गुड्स दोनों की डीलिंग्स जो हैं वो चेक करा जाएंगी. किसके थ्रू? WTO एग्रीमेंट्स के थ्रू. At present there are 164 member countries of WTO. WTO जो है वो उसके अंदर अभी at present 164 countries थी. आपके पहले जो GATT था उसके अंदर कितनी कंट्रीज थी? 23 कंट्रीज. और WTO के अंदर अब प्रेजेंटली जो डाटा है वो क्या है? 164 मेंबर कंट्रीज हैं. एंड ऑल द मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू अबाइड बाय द लॉज एंड पॉलिसीज फ्रेम्ड अंडर WTO रूल्स. कि जितनी भी एट प्रेजेंट 164 मेंबर हैं और हर एक मेंबर कंट्री को क्या करना पड़ता है? अपने जितने भी लॉज हैं जो WTO ने बनाए हैं वो सब क्या करने पड़ते हैं? फॉलो करने पड़ते हैं. एंड पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय WTO रूल्स की WTO के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. एज एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ WTO, इंडिया हैज़ बीन इन द फोरफ्रंट ऑफ फ्रेमिंग फेयर ग्लोबल रूल्स रेगुलेशंस एंड एडवोकेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड. वो कहता है कि एज इम्पोर्टेंट कि हमारा जिस इंडिया जो है वो भी क्या है? WTO का मेंबर है, इंपॉर्टेंट मेंबर है WTO का. कौन? इंडिया. हैज़ बीन इन द फोर फ्रंट ऑफ फ्रेमिंग फेयर ग्लोबल रूल्स. इसलिए इंडिया को भी फेयर ग्लोबल रूल्स बनाने पड़ते हैं, रेगुलेशंस, एंड एडवोकेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज. और सारी डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं उनका इंटरेस्ट को देखते हुए अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए. इंडिया हैज़ केप्ट इट्स कमिटमेंट मेड टू WTO. इंडिया ने अपनी WTO पे कमिटमेंट बना के रखी. इंडिया हैज़ टेकन रीजनेबल स्टेप्स टू लिबरलाइज ट्रेड बाय रिमूविंग क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट्स एंड रिड्यूसिंग टेरिफ रेट्स. हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास हमारे बहुत ग्लोबल क्राइसिस आ गए थे, हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गए थे. अभी हमने पढ़ा 1991 में, जब 1991 में जब हमारे बहुत क्राइसिस आ गया था तो हमने WTO से पैसे मांगे थे. तो और WTO ने बोला था कि भाई अपने रिस्ट्रिक्शंस, ट्रेड, टैरिफ सब हटा दो. तो जो हमारी इंडिया है उन्होंने ये सारे रीजनेबल स्टेप्स लिए और अपने ट्रेड को लिबरलाइज किया. और बाय रिमूविंग क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट एंड टैरिफ रेट सब हटा दिया गया. मेजर फंक्शंस ऑफ WTO क्या होता है? अभी जो WTO वाला टॉपिक है आपके इस टाइम के लिए तो इंपॉर्टेंट ही है, फॉर 12th क्लास के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट आगे भी अब अगर आप कोई भी एग्जाम्स दे रहे हो, अभी जो भी आपके MCQ टाइप या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें सब में पूछा जाता है WTO से इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ठीक है. ऐसा भी हो सकता है GATT की फुल फॉर्म पूछ ली जाए. ऐसा हो सकता है कि भाई ऐसे बता दिया जनरल एग्रीमेंट ऑन डैश एंड डैश, तो तुम्हारे को वो ट्रेड एंड टैरिफ की जगह आपको कुछ ऑप्शंस दिए हो सकते हैं. तो तुम्हें हर एक चीज़ पता होनी चाहिए. इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. ठीक है. अब बोला है सब मेजर फंक्शंस ऑफ WTO क्या है? WTO के मेजर फंक्शंस क्या हैं? देखो मेजर फंक्शंस ऑफ WTO क्या है? टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब बोथ बायलैटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड करवाना. बायलैटरल मतलब दो कंट्रीज के बीच में, मल्टीलेटरल मतलब बहुत सारी कंट्रीज में ट्रेड करवाना, इंटरनेशनल ट्रेड कराना WTO का काम है. थ्रू रिमूवल ऑफ टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर्स, की टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाकर क्या करना है? ट्रेड करवाना WTO का काम है. टू एस्टैब्लिश अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिगाइम इन विच नेशंस कैन नॉट प्लेस आर्बिट्ररी रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड. की मतलब सारे जितने भी रूल बेस्ड ट्रेडिंग है कोई भी वो सब हटा दी जाए. WTO चेक रखती है कि जो भी नेशंस है वो अपने फालतू के कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं रख रही ट्रेड के ऊपर, वो सब चेक करती हैं. टू एनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज, प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज को बढ़ाना इनका काम है. ensure optimum utilization of world resources and to protect the environment. ये 5 functions, these are very important functions, आपको लर्न करने हैं कि क्या क्या करते हैं. इंटरनेशनल ट्रेड करवाती है, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करवाती है, प्रोडक्शन एनलार्ज करती है और ट्रेड ऑफ सर्विसेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. दीज आर द 5 फंक्शंस. ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं. WTO का टॉपिक के अंदर एक पॉइंट रहेगा आपका, शुड इंडिया बी अ मेंबर ऑफ WTO. सम स्कॉलर्स आर ऑफ द व्यू दैट देयर इज नो यूज ऑफ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया टू बी अ मेंबर ऑफ WTO. कि कुछ स्कॉलर्स ने बोला कि WTO का इंडिया को मेंबर होना कोई फ़ायदेमंद नहीं है. अकॉर्डिंग टू देम मेजर वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अकर्स बिटवीन द डेवलप्ड नेशंस. वो बोलते थे कि ज़्यादा इतना कोई फ़ायदा नहीं होता, डेवलपिंग कंट्री है बिकॉज इंडिया, उसको कोई फ़ायदा नहीं है WTO का मेंबर बन के, बिकॉज ज़्यादातर ट्रेड जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में होता है. डेवलपिंग कंट्रीज़ आर बीइंग चीटेड एज दे आर फोर्स टू ओपन देयर मार्केट्स. उनको सिर्फ चीट करा जाता है बिकॉज उनको बोला जाता है कि भाई अपने डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए अपनी मार्केट को खोल दो एंड आर नॉट अलाउड टू असेस टू मार्केट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़. और वो हमारे पास इतना असेस ही नहीं होता कि हम
डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाके अपना बिजनेस चला पाए, तो वो कहता है कि वो चीट करा जाता है। तो ये आपका WTO का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट है।